Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 5 of ACCA F6 and the name of the chapter is Employment Income. So जो आज हम चीज़ पढ़ेंगे that is taxable benefits. So taxable benefits क्या होते हैं? Just one second guys, मैं font थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि तुम्हें दिख जाए. So बात है taxable benefits. So what are taxable benefits? तो जैसे ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉय. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, ठीक है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है. दैट इज़ नॉर्मल हमारी सैलरी जो उसका टैक्स में ऐड होती है. इसमें तो कुछ खास ऐसा है ही नहीं. अब अगर एम्प्लॉयर सैलरी के साथ साथ एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट भी देता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए मोबाइल दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन दे दिया रहने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं करना, हम तुम्हारे को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जब जॉब करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऑफ़र मिला कि मैं अगर यूएस में जाके या यूके में जाके जॉब करना चाहूँ, तो मेरे को यूके वाली कंपनी ने बोला कि आप यहाँ पे आके रहो, आपको जो सैलरी मिलेगी वो तो अलग मिलेगी, उसके अलावा आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगा कि कंपनी का ही जो क्वार्टर है उसमें यू कैन स्टे, ठीक है, और खाने पीने के आपको कुछ अलाउंसेस और मिलेंगे. तो नॉन मॉनिटरी थिंग जो मुझे मिलता है, दीज आर नॉन मॉनिटरी थिंग, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल बेनिफिट. अब टैक्सेबल बेनिफिट का जनरल रूल क्या होता है? द जनरल रूल इज दैट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अ बेनिफिट इज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट. अब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द बेनिफिट क्या होता है? एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को मोबाइल दिया था यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो उस मोबाइल की कॉस्ट एम्प्लॉयर को कितनी बड़ी थी, दैट वुड बी माय टैक्सेबल बेनिफिट. तो जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक $1000 का फ़ोन दिया कि तू इस फ़ोन को यूज़ कर ले, ठीक है, जब तक तू जॉब करेगा यू कैन यूज़ दिस फ़ोन. ये जो फ़ोन है कॉस्टली फ़ोन है ऑफकोर्स, ये जो फ़ोन है इसकी जो लाइफ है लेट्स से 5 ईयर्स तक ये फ़ोन चल सकता है. मैं सिर्फ एक टेंटेटिव वैल्यू, टेंटेटिव फिगर्स, टेंटेटिव एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे हम नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को टैक्सेबल कर सकते हैं और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो कैसे निकाल सकते हैं. तो 5 ईयर्स के लिए ये फ़ोन जो है वो चल सकता है. दैट मीन्स पर ईयर की कॉस्ट इस फ़ोन की कितनी होगी? पर ईयर की कॉस्ट इसकी होगी $200 टू एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर को पर ईयर फ़ोन $200 का पड़ा. अब सोचो एम्प्लॉय ने ये फ़ोन 2 साल यूज़ किया, ठीक है, मतलब एक पूरा साल एम्प्लॉय ने फ़ोन यूज़ किया, तो मतलब पूरा साल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर वॉज 200 जो उसने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दिया था. तो एम्प्लॉय की इनकम में ये ऐड हो जाएगा एज टैक्सेबल बेनिफिट कि तुम्हें कैश नहीं मिला, इतनी वर्थ का फ़ोन तुम्हारे को मिल गया. अब फ़ोन तो वैसे $1000 का था लेकिन उसकी लाइफ थी 5 ईयर्स, हमें 1 साल हो गया यूज़ करते हुए. 1 साल के लिए उस फ़ोन की वैल्यू कितनी है? 200, क्योंकि अगर मैं 1000 डिवाइड बाय 5 करूं दैट मीन्स पर ईयर कॉस्ट एम्प्लॉयर को 200 पड़ेगी. तो 200 वुड बी टैक्स्ड इन द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, अनलेस देयर आर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ वैल्यूइंग अ बेनिफिट. अनलेस किसी बेनिफिट को कैलकुलेट करने का स्पेसिफिक तरीका बताया हुआ जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, कि जैसे जो ये अकोमोडेशन होती है इसको निकालने का. अब एकोमोडेशन के केस में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरा पूरा घर अगर मैंने किसी को रहने के लिए दे दिया तो पूरे पूरे घर की कॉस्ट क्या होगी, फिर मैं उसकी लाइफ निकालूंगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे. मेरा मेन जो पॉइंट था तुम्हें समझाने का वो है कि टैक्सेबल बेनिफिट्स या बेनिफिट्स को हम कैसे टैक्स करते हैं. अब अंडर द केस लॉ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट हैज़ बीन हेल्ड टू मीन एडिशनल एंड मार्जिनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड नॉट अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट. अब वैसे तो देखा जाए इसका मतलब समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, ये लाइन इन्होंने क्यों लिखी हुई है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक केस होते हैं जहाँ पे ये लाइन एप्लीकेबल होती है. अब देखो ये लाइन का मतलब क्या है. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. लेट्स से देखो ये एक हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी कार लेके जा रहा हूँ. ये मेरी कार, मेरे को ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी है, तो लेट्स से मेरी कार है. अच्छा सही बन गई, ठीक है, फिर हुडी बना देते हैं पीछे, ठीक है. अब मुझे ये नहीं पता है किस साइड जा रही है, एनीवेज तो ये मेरी कार है. इस कार में
टोटल 5 मेंबर्स बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हुआ ये, मेरे को 3 मेंबर्स तो मिल गए, मतलब मैं और 2 बंदे और, वो तो मुझे मिल गए जाने के लिए, 2 बंदे मुझे नहीं मिले। ठीक है, अब 2 बंदे मुझे नहीं मिले और हमारा जो प्लान था वो सिर्फ यही था कि हम रोड से कार से जाएंगे और वापस आ जाएंगे, हमें कहीं स्टे नहीं करना। मान के चलो, सिर्फ मान के चलो, हमें कहीं कुछ नहीं खाना, सारे अपना घर से खाना लेके आएंगे, हम सिर्फ एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, सुबह जाके शाम को वापस आ जाएंगे, बाहर का कुछ नहीं खाना। तुम कहोगे सर ये कैसा रोड ट्रिप है? ये इमेजिनरी रोड ट्रिप है। ठीक है, ये समझाने के लिए कि एडिशनल और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कार मेरी जा रही थी, 3 मेंबर्स उसमें थे, 2 और की जगह थी, लेकिन अभी तक 2 और पक्के नहीं हुए। अब अगर ये कार जाके वापस आती, अगर मैं इन 3 को ही लेके जाता, 2 को लेके ना जाता, तो इन दिस केस जो मेरी कार है, उसका खर्चा आना था लेट्स से $500, जो मेरा पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो $500 आना था। अब अगर मैं इन 2 को भी लेके जाता अपने साथ इस कार में, तब भी मेरा $500 ही आना था। क्यों? कार ने तो जाके वापस आना ही है। अब कार चाहे 3 बंदों से गए चाहे 5 बंदों से गए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। तो हमारी 2 एडिशनल बंदों को ले जाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आई। तो ऐसे ही लॉजिकली अगर इंप्लॉय को कोई ऐसा बेनिफिट मिला है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इंप्लॉय को कोई ऐसा बेनिफिट मिला है जिसकी कॉस्ट इंप्लॉयर को तब भी पड़ती अगर वो इंप्लॉय ना यूज करता, इन दैट केस हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। एडिशनल और मार्जिन, अब यहां पे ये कह रहे हैं कि हम सीधा प्रोपोर्शन ही लेंगे कि टोटल $500 का खर्चा हुआ है, अब 5 बंदे गए हैं तो 500 डिवाइड बाय 5 $100 पर पर्सन पड़ गई। हम ये चीज नहीं मान के चलेंगे, हम ये मानेंगे कि इन दोनों बंदों को जब तुम लेके गए थे तो एडिशनल कॉस्ट क्या आई थी। ठीक है, अब अगर तुम इंप्लॉयर का एग्जाम्पल लो, इंप्लॉयर इंप्लॉय का, तो सोचो इंप्लॉयर का एक घर है जिसमें 3 फ्लोर है। ठीक है, इंप्लॉयर इस घर के अंदर ये ऊपर वाला फ्लोर हमेशा इसका खाली रहता है, ये ना किराए पे चढ़ाता ना कुछ करता है, हमेशा खाली रहता है। ठीक है, अब एक इंप्लॉई आया, इंप्लॉई को रहने के लिए घर चाहिए था। इंप्लॉयर ने बोला ठीक है भाई, एक काम कर, तू यहाँ पे रह ले फ्री ऑफ कॉस्ट, तू इस घर में रह ले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इंप्लॉयर को क्या पड़ गई? एडिशनल कॉस्ट। तो इंप्लॉयर को एक तरह से इंप्लॉय को क्या मिल गया? एक फ्री बेनिफिट। ये एक तरह से इंप्लॉय को बेनिफिट मिल गया कि उसको रहने को घर मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि इंप्लॉयर इंप्लॉय को इसको देने की कॉस्ट क्या पड़ी है? यहां पे कॉस्ट पड़ी है 0। क्यों 0? क्यों? अगर ये ना होता तब भी तो ये घर चल ही रहा था, इसका खर्चा वो पे करता ही। जो ऊपर वाला घर इसने बनाया है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह, वो तो तब भी इसने पे करनी थी। ये आ गया तो अब इसने बोला बिजली बुजली का सारा खर्चा यही पे करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सारा खर्चा यही पे करेगा, मैंने सिर्फ जगह दे दी तुम्हें। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस घर को इसको देने के लिए इंप्लॉयर को कोई एडिशनल कॉस्ट तो आई नहीं है, तो यहां पे टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा 0। तो पॉइंट इज, अगर इंप्लॉय को कोई ऐसी चीज दी है कि इंप्लॉयर अगर उसको ना देके छोड़ देता तो इंप्लॉयर के पैसे बच जाते, दैट इज लाइक अ एडिशनल और मार्जिनल कॉस्ट, और उतना ही टैक्सेबल होता है। इसके वजह से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत रेयर एक आधा क्वेश्चन आता है, बस मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना था। ठीक है, अब आता है स्पेसिफिक रूल्स क्या होते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इन्होंने इसी चीज का एग्जाम्पल दिया है, दिस प्रिंसिपल इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट वेयर एम्प्लॉयर प्रोवाइड इन हाउस बेनिफिट सच एज फ्री टिकट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ बस और एयरलाइन और रिड्यूस्ड फीस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल टीचर्स इन स्कूल पेइंग फीस। ठीक है, तो अब इसको इग्नोर कर दो, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, लाइफ में बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट पढ़ने को। आगे, क्योंकि वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्पेसिफिक रूल, ये हमारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके लिए बहुत स्पेसिफिक रूल्स बने हुए हैं। वैसे तो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बने हुए हैं, वो हम इन सेक्शन में इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है नोट दैट, इसको तुम एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, वो तुम नीचे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स। एन एम्प्लॉय इज डीम्ड टू बी प्रोवाइडेड विद अ बेनिफिट नॉट ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू हिम डायरेक्टली, also when it is provided to member of his family or household। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की फैमिली को भी कोई चीज़ दी है इनडायरेक्टली, एम्प्लॉय को नहीं दी, वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी कि भैया बेनिफिट तो एक तरह से तेरे थ्रू ही जा रहा है। अगर एम्प्लॉय की फैमिली, ये उसकी बीवी है और ये उसके बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं।
अगर एम्प्लॉयर इनके बच्चों को कुछ बेनिफिट देता है तो एक तरह से तो मतलब यही होगा ना कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और एम्प्लॉय ने बच्चों को दिया, वो तो ये कि एक डायरेक्ट दिखा दी चीज़। सो ये भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल बेनिफिट टैक्स होगा। To be taxed under these principles, a benefit must be provided to the employee or a member of the family household by reason of his employment. Employment की वजह से वो चीज़ दी गई है तभी टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं दी गई, फ्रेंडशिप के तरीके से दी गई है तो टैक्स नहीं होगा। जैसे उसके बच्चों का बर्थडे था और एम्प्लॉयर ने उनके बच्चों को बहुत महंगी महंगी गिफ्ट दे दिए, बहुत महंगे महंगे टॉयज दे दिए, दोज विल नॉट बी टैक्सेबल। रीज़न वो एम्प्लॉयमेंट का रीज़न नहीं था उसका, वो एक फ्रेंडली रिलेशन था, वो बाहर ऑफिस के बाहर तो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंडशिप में इसने अपने घर पे बुलाया था और उसने गिफ्ट दिए, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने इन दोनों को एक अच्छे स्कूल में एडमिट करा दिया और उसकी फीस एम्प्लॉयर दे रहा है कि तू फीस मत दे, तू काम कर, सब कुछ मैं देखूंगा, तेरे बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी। दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कि ये नौकरी कर रहा है। ठीक है, अब आता है हमारे रिपोर्टिंग बेनिफिट। अब रिपोर्टिंग बेनिफिट इसका मतलब क्या है गाइस, देखो जब भी हमारे कोई भी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं देन इन दैट केस नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट जितने भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो एचएमआरसी को एम्प्लॉयर हर साल के एंड में इस फॉर्म के अंदर पूरे पूरे सबमिट करता है। तो जैसे ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर तो ये क्या करेगा, P11D फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिले हैं वो सारे बेनिफिट्स मेंशन करेगा कि इस एम्प्लॉयर को इतने नॉन कैश बेनिफिट्स मिले हैं, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने। रीज़न ताकि एम्प्लॉय ये चीज़ छुपा ना सके। अगर एम्प्लॉय ये चीज़ छुपा देगा अपनी रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएगा नहीं तो उसका तो टैक्स बच जाएगा। तो एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है कि ये इस फॉर्म के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉय को दिए गए टैक्सेबल बेनिफिट वो दिखाने हैं। अ कॉपी इज गिवन टू द एम्प्लॉय, और इसी की कॉपी हर फॉर्म की हर एम्प्लॉय के लिए अलग फॉर्म जाता है। फॉर एवरी एम्प्लॉय देयर इज अ सेपरेट फॉर्म। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है एम्प्लॉयर को, बट कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी है, दुनिया में आया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए अपना फॉर्म जाता है और इस एम्प्लॉय के लिए जैसे कोई फॉर्म गया था वो इस एम्प्लॉय को उसकी कॉपी भी दे देंगे कि हमने गवर्नमेंट को बता दिया है, एचएमआरसी को बता दिया है कि तुमने इतनी टैक्सेबल इनकम जो बेनिफिट्स थे वो अर्न करे। Alternatively, an employer can apply to HMRC to tax on non-cash benefits through pay system. This is referred as payrolling of benefits. अब payrolling of benefit क्या होता है, या तो employer, ध्यान से सुनना, या तो employer डायरेक्टली सिर्फ HMRC को सारी इंफॉर्मेशन दे कि एम्प्लॉय ने इतने बेनिफिट्स लिए हैं। अब एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा, ये एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये मेरे टैक्सेबल बेनिफिट्स थे क्योंकि ये वाले ऑलरेडी इस फॉर्म में आए हुए हैं और उसको इस टैक्सेबल बेनिफिट पे जो भी टैक्स बनता है वो पे करना पड़ेगा, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर ये कुछ काम ना करे, एम्प्लॉयर ने क्या बोला, जब भी किसी एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया, लेट्स से दिस इज एन एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया, जब भी किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया तो उस बेनिफिट के साथ, जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने कैलकुलेट किया कि $1000 का बेनिफिट मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं, वो इस $1000 में से लेट्स से टैक्स इसका बनता है 10%, $100 ऑलरेडी इसके नाम से टैक्स डिपॉजिट करा दे। जैसे फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय को सैलरी मिलनी थी $3000, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, और $3000 सैलरी प्लस $1000 इसके थे एडिशनल बेनिफिट्स, कि ये था इसका टोटल सैलरी जो उसको कैश पे मिली थी, ये थे एडिशनल बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर ने क्या किया, इस पे जो टैक्स काटा वो तो अलग है, वो तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये जो एडिशनल बेनिफिट्स मिले हैं इस पे $100 काट के एम्प्लॉयर को जो टोटल पैसे दिए वो दिए 2900। देखो टोटल एम्प्लॉय को सैलरी मिलनी थी 3000, ये वो जो अमाउंट है ये तो नॉन कैश बेनिफिट है, ये कैश में थोड़ी दिया जाता है,
ये जो बेनिफिट है ये तो नॉन कैश में दिया गया ना, मोबाइल दे दिया, घर दे दिया। तो पॉइंट इज अगर कोई टैक्स जमा हुआ है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसमें से माइनस थोड़ी करेगा क्योंकि ये तो नॉन कैश है। तो ये वाला अमाउंट उसकी सैलरी में से माइनस करेगा और टोटल सैलरी उसको पे करेगा 2900। तो एम्प्लॉयर इसको बताएगा कि देखो भाई तुम्हें 2900, तुम्हारी सैलरी बनती थी 3000, उसमें से मैंने 1000 तुम्हारा काट लिया पेई, जो तुम्हारे को 1000 मैंने बेनिफिट्स दिए थे उसके लिए मैंने इतना पे ही काट लिया। या वो यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा कि जो बेनिफिट्स तुम्हारे को मिले हैं, बेनिफिट्स जो $1000 के मिले हैं उसके लिए मैंने इतना पे डिडक्ट कर दिया और नेट तुम्हें मिला 2900। और एम्प्लॉयर को कुछ नहीं करना। अब एम्प्लॉय जब रिटर्न फाइल करेगा अपनी, उसको अब एम्प्लॉयर ने जब ऑलरेडी पे ही काटा हुआ है उन बेनिफिट्स पे, दैट मीन्स गवर्नमेंट को पता है। जब वो पे ही काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा तो गवर्नमेंट को बताएगा ना कि इतने बेनिफिट के अगेंस्ट 1000 बेनिफिट्स के अगेंस्ट मैंने उसका 100 टैक्स काटा है और वो मैंने आपको जमा कर दिया। तो एम्प्लॉय जब रिटर्न फाइल करेगा उसको दिखाना पड़ेगा कि 3000 मेरी सैलरी थी, 1000 मुझे बेनिफिट मिले थे, टोटल इनकम मेरी 4000 थी, उस पर इतना टैक्स बनता है और ऑलरेडी 100 मेरा पे डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, ये चीज उसको बतानी पड़ेगी। तो ये एक और तरीका होता है एचएमआरसी के लिए कि इतनी मेहनत ना करनी पड़े। वो सिंपल जब भी कोई बेनिफिट दे, जितना भी बेनिफिट वो देगा उसका टैक्स अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से काट के जमा करा दे। अब एम्प्लॉय का जब टैक्स कटा होगा तो एम्प्लॉय को अपने आप, अगर मान लो इसका टैक्स 0 बनता है, स्लैब से कम है और इसका टैक्स 0 बनता है, तो इन दैट केस उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि ये मेरी सैलरी थी, ये बेनिफिट थे और इसको मेरा इतना टैक्स कटा हुआ है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर अगर ये वो बेनिफिट अपना छुपाई दे, दिखाए ना बेनिफिट, तो और टैक्स कम हो जाएगा उसका। अगर वो ये बेनिफिट छुपा देगा तो उसकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। क्यों इनकम टैक्स रिटर्न क्यों इनवैलिड हो जाएगी? गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हारे एम्प्लॉयर की तरफ से तुम्हारा पे डिडक्ट हो रखा है फॉर बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स के लिए तुम्हारा पे डिडक्ट हो रखा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो हैं और तुम बेनिफिट्स कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तुम रिटर्न में कुछ उल्टे काम कर रहे हो, तो वहां प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो दिस इज द सेकंड वे, या तो कोई टैक्स ना जमा कराओ, एम्प्लॉय को अपने आप कराना पड़ेगा। होता क्या है, नॉर्मली ये वाला ऑप्शन सारे एम्प्लॉयर्स चूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स। रीजन क्या है उसका? वो ये सोचते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय का बेनिफिट स्टार्टिंग में सिर्फ हम गवर्नमेंट को बता दें, अब एकदम से जो एम्प्लॉय है लास्ट डेट पे उसको पता चले कि मुझे $100, $200 या $1000 पे करना है बेनिफिट के लिए, वो तो घबरा जाएगा एकदम से, यार इतना अमाउंट मैं कैसे पे करूं, क्योंकि पे तो उसको अपनी पॉकेट से करना है ना। इस केस में तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर अपने आप उसकी सैलरी में से काट के गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, तो एम्प्लॉय को ऑलरेडी कम सैलरी मिलती है, तो यार कोई बात नहीं, कम सैलरी मिल रही है तो टैक्स कट रहा है। लेकिन एट दी एंड मान लो हर महीने का ये हिसाब होता और $1000 एकदम से टैक्स पे करना पड़ता, तो शायद वो एम्प्लॉय ना पे कर पाए। तो दिस ऑप्शन इज बेटर। तो ये सारा पेरोलिंग दी बेनिफिट्स के बारे में जो मैंने ऊपर बताया अभी सारा सब कुछ वही है, तुम इसको एक बार पढ़ सकते हो, यू कैन गिव इट अ प्लेन रीड। सारा कुछ वही है। पेरोलिंग दी बेनिफिट्स मतलब कि हम पहले से ही पे में उसका टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे टैक्सेबल बेनिफिट स्पेशल आते हैं वो हैं वाउचर्स एंड क्रेडिट टोकन, एंड ऑनेस्टली इनमें स्पेशल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं। सो एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद द वाउचर्स बाय हिज और एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के वाउचर्स मिल गए, जैसे अगर हम बोलते हैं कि कंपनी ने तुम्हारे को अमेजॉन के 5000 के वाउचर्स दे दिए कि करो शॉपिंग, जी लो अपनी ज़िंदगी। सो देयर इज़ अ टैक्सेबल बेनिफिट, द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट इज़ द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइड टू द वाउचर। कि अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हें 5000 का वाउचर दिया है, हो सकता है एम्प्लॉयर ने ऐसे बहुत सारे वाउचर्स बल्क में लिए हों, तो उसको ये वाउचर 2500 रुपीज़ के पड़े हो या डॉलर के पड़े हो, या चलो मैं इंडियन रुपीज़ बोलता हूँ, $5000 का वाउचर देना इज़ समथिंग वेरी बिग। तो जैसे 2500 रुपीज़ के एम्प्लॉयर को वाउचर पड़े थे और उसने वो इसने वो वाउचर्स एम्प्लॉयज़ को दे दी फॉर 5000, तो उसने बल्क में परचेज किए तो उसको सस्ते पड़ गए थे, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज 2500, तो 2500 विल बी टैक्सेबल। अमेजॉन का 5000 का वाउचर टैक्सेबल नहीं होगा, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। इफ एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अ क्रेडिट टोकन, एग्जाम्पल वो कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड इज अ टैक्सेबल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। कि अगर वो
एम्प्लॉय को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ले, और एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड से अपना पर्सनल सामान लेता है, क्या सामान लेता है अपना पर्सनल सामान, तो वो एक टैक्सेबल बेनिफिट है और उस पर पूरा टैक्स होगा। अब अगर वो उससे ऑफिशियल खर्चा करता है, जैसे उसको ऑफिस की तरफ से कहीं बाहर जाना था, उसने एम्प्लॉयर का क्रेडिट कार्ड लिया, पेमेंट करी और वो कंपनी की तरफ से बाहर गया, तो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि वो तो उसका एक्सपेंस है एक तरह से। वो जो खर्चा है, द परचेज रिलेट टू एक्सपेंस फॉर विच एम्प्लॉय कुड क्लेम अ टैक्स डिडक्शन, एग्जाम्पल बिजनेस ट्रैवल, कि एम्प्लॉय को अगर हम वो खर्चा दिखाते हैं कि उसने अपनी ऑफिशियल टिकट बुक कराई थी, ऑफिशियल टिकट उसने बुक कराई थी, तो टिकट बुक कराई उसने तो टैक्सेबल बेनिफिट, और उसके बाद वो ऑफिस की तरफ से गया है तो वो उसका एक्सपेंस भी क्लेम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो ऑफिस का खर्चा है। ऑल द एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या उसको हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस जो उसने करे हैं दोज विल बी टैक्सेबल। अब नेक्स्ट आता है लिविंग एकोमोडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखना। लिविंग एकोमोडेशन का मतलब क्या है? जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक घर, ये वैसे पुराने टाइप के ऐसे घर होते थे, है ना, बचपन में ऐसी ड्राइंग करते थे हम, जैसे कितना मज़ा आएगा ना ऐसे घर में रहने में। चलो एनीवेज, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक घर दे दिया रहने के लिए कि तुम इस घर में रहो। एम्प्लॉयर अगर ये घर अपने पास रखता तो एनुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को पड़ती इस घर की, एनुअल कॉस्ट मतलब कि उसने जैसे वो घर खरीदा था तो हर साल उस पर इतनी डेप्रिसिएशन प्लस उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह, तो लेट्स से एनुअल कॉस्ट इस घर की उसको पड़ती $70,000, लेट्स से या चलो $5,000, एनुअल कॉस्ट जो उसको पड़ती वो पड़ती $5,000, तो दिस 5,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि उसको 5,000 का फ्री बेनिफिट मिल रहा है जो एम्प्लॉयर दे रहे हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय अपनी तरफ से रहता तो उसको 5,000 पे करने पड़ते, ये एम्प्लॉयर इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट दे रहा है 5,000 का, एक तरह से सैलरी ही होगी उसको दे रहा है, तो इस 5,000 को हम टैक्सेबल बेनिफिट बोलेंगे और उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब इसमें एक और बात क्या होती है, तो इसमें बेसिक चार्ज हमारा, अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक है वो क्या है, एक होता है हमारा बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज इज हायर ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये वाली जो एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी है, और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ एनी, अगर एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, ठीक है, तो एनुअल रेंट उसका कितना जा रहा है, एनुअल रेंट उसका कितना जा रहा है, तो एनुअल जो वैल्यू है उसकी ये में क्वेश्चन में गिवन होगी, और एनुअल रेंट कितना जा रहा है, विच एवर इज हायर इट विल बी द बेसिक चार्ज एंड दैट विल बी द बेनिफिट। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। एडिशनल बेनिफिट तब होता है टैक्सेबल अगर मान लो एम्प्लॉय को एक लग्जूरियस घर दिया हुआ है रेंट पे रहने के लिए, लग्जरी घर है, बहुत बड़ा घर है, मतलब ऐसा घर नहीं, इट्स अ विला टाइप घर दिया हुआ है, पेंट हाउस टाइप बड़ा घर दिया हुआ है रहने के लिए, जैसे डायरेक्टर है कंपनी का, तो इन दैट केस उसको एक लग्जरी मिली हुई है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। सो इन दैट केस इफ कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन इज मोर देन 75,000 पाउंड्स, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन इज मोर देन 75,000 पाउंड्स, तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन माइनस 75,000 जो भी वैल्यू आएगी उसका अप्रोप्रिएट परसेंटेज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी अ एडिशनल चार्ज, यानी एडिशनल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, सो नोट दैट दिस चार्ज इज एडिशन टू द बेसिक चार्ज एंड द फॉर्मूला इज नॉट प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। फॉर्मूला हमें नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, हमें परसेंटेज गिवन होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन माइनस 75,000 पाउंड्स, जो भी वैल्यू आएगी उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज। अब आता है एनुअल वैल्यू क्या होती है। सो द एनुअल वैल्यू इज अज्यूम टू बी रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रिप्रेजेंट्स ईयरली rental income of the property could expected to yield. This figure will always be given to you in the examination, तो अपना दिमाग हमें नहीं लगाना, एनुअल वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है ये हमेशा हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी।
अब आता है एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन। अगर एक्सपेंसिव लिविंग एकोमोडेशन है तो वेयर कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन एक्सीड 75,000 पाउंड्स, कि जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है कि अगर वो नई प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूँ तो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 75,000 पाउंड से ज़्यादा है, महंगी प्रॉपर्टी उसको दी हुई है, तो इन दैट केस जो भी हमारी ओरिजिनल था, ये तो एनुअल वैल्यू तो टैक्स होगा, उसके अलावा एडिशनल उसके अलावा क्या होगा, जो भी हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी की टोटल आज की डेट में वैल्यू कितनी की, क्या कॉस्ट है प्रॉपर्टी की, माइनस, तो इसमें हम क्या करेंगे 75,000 माइनस जो भी उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन कैसे निकाल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी थी प्रॉपर्टी की, मार्केट वैल्यू, और कैपिटल इंप्रूवमेंट प्रायर टू दी स्टार्टिंग ऑफ टैक्स करंट ईयर, कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी प्रॉपर्टी की प्लस कितनी हमने उसमें टोटल इंप्रूवमेंट करी है, सो दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सिंपल सा लॉजिक है, हमारे घर की आज की डेट में वैल्यू क्या है, कि जो हमारा करंट टैक्स ईयर है, जैसे ये टैक्स ईयर है 21-22, तो 21 से पहले, यानी अगर मैं बोल के चलता हूँ 4 अप्रैल 2021, उस डेट को इस एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी थी, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। The appropriate percentage is the official rate of interest in force at the start of the year. For the current year, the official rate of interest is 2% and will be provided in tax rate allowance and examination. ये हमें क्वेश्चन में given होगा. When employer acquired the accommodation for more than 6 years before first providing it to the employee, use of property's market value when first provide to the employee rather than the original cost। मतलब अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी हमने 6 साल से परचेज कर रखी है, हमारे पास प्रॉपर्टी थी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और 6th ईयर में या 6th ईयर के बाद 7th ईयर में हमने उसको एम्प्लॉय को दिया है, तो उस केस में जो हमने कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे यहाँ पे परचेज की हुई थी, उस कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ की मार्केट वैल्यू, कि आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि मार्केट वैल्यू हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर गई हो। तो ये वाली कॉस्ट निकालने के लिए, एक्सपेंसिव लिविंग अकोमोडेशन के लिए जो मार्केट वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे ये वाली। तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन विल बी दी मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर ईयर, करंट ईयर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, और उसको माइनस 75,000 पाउंड्स, तो हमने पढ़ा ही था, जो भी हमारी मार्केट वैल्यू आएगी माइनस 75,000 पाउंड्स, इसका 2% विल बी चार्ज एज एडिशनल इनकम, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट कैन नॉट बी चार्ज वेयर एकोमोडेशन इज रेंटेड rather than owed by the employees. It is pretty obvious, अगर ओनर ने प्रॉपर्टी खरीदी ही नहीं है, रेंट पे दी हुई है, तो वैसे भी हमारी रेंटल इनकम पूरी टैक्सेबल होगी। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे खरीदी हुई है तो रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, फिर तो एडिशनल चार्ज का मतलब ही नहीं है। अगर लग्जरी खरीदी हुई है, उसने लग्जरियस अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो रेंट भी ज़्यादा पे कर रहा होगा, और वही ज़्यादा रेंट एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगा, तो एडिशनल बेनिफिट क्यों लगाना। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसको बड़ा लग्जरियस बनाया हुआ है, और वो एम्प्लॉय को फ्री में दे दिया, तो इन दैट केस हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चंस करेंगे तो मैं वहां से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आता है the total living accommodation benefits are reduced to the extent that accommodation is used wholly exclusively necessary for business purposes। कि अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक पूरा घर दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है कि तुम्हारा एक फ्लोर जो है ये तो तुम्हारा वर्क स्टेशन है, कि यहाँ तो तुम्हें काम करना है, काम का बनाया हुआ है इसको पूरा ऑफिशियल, तो इसका जो भी उसको बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज गिवन टू हिम फॉर ऑफिशियल पर्पज, ये उसका पर्सनल खर्चा नहीं है। तो ये जो दो उसको पर्सनल रहने के लिए मिले हुए हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए, इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ऑफिशियल पर्पज के लिए जो इसको बेनिफिट मिला है वो टैक्स नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैं तुम्हें बार बार यहाँ से क्यों लाइन्स पढ़वा रहा हूँ गाइस, क्योंकि बताने को लॉजिकली तो मैं तुम्हें 5 मिनट में टॉपिक पूरा करा दूँ, बट पॉइंट क्या है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे हो जो 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकती है, हमें स्किप नहीं करनी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए, इसीलिए आई रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड आई रीड एवरी पार्ट वेरी केयरफुली है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है JRA, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड
JRA मीन्स जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। तो ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी अकोमोडेशन अगर जॉब से रिलेटेड उसको मिली है, काम करने के लिए मिली है, पर्सनल रहने के लिए नहीं मिली, दैट विल नॉट बी टैक्स इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। सो नो बेनिफिट अराइजेज इफ प्रॉपर्टी इज जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। अब जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? तुम सोचोगे कि सर अब जैसे मान लो ये एम्प्लॉय है, ये कहीं और शिफ्ट होता है, सॉरी ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किसी रीज़न की वजह से कहीं और शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होने के बाद एम्प्लॉयर इसे एक घर देते हैं रहने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास नहीं होगा किसी दिन नई जगह पे घर, तो वो तो एक तरह से जॉब रिलेटेड उसको मिल रही है घर, कि एम्प्लॉय अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे इसको एक घर दे रहा है एम्प्लॉयर, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए एकदम से उसके पास जगह नहीं थी, तो इन दैट केस ये तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए। बट लॉजिक क्या है, ये थोड़ी कि परमानेंट रहने को दे देगा। परमानेंट वो एम्प्लॉय को ये बोलेगा कि 2-3 महीने रह ले भाई, उसके बाद तो अपना रेंटेड अकोमोडेशन देख, है ना। तो इसी लॉजिक से अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, एक बार ये पढ़ते हैं। सो टू क्वालिफाई एज JRA द प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड वेयर इट इज नेसेसरी फॉर proper performance of employees duties, example a caretaker on call outside normal working hours। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे आर्मी है, ठीक है। अब आर्मी वालों का जो घर होता है वो कहीं और है, और आर्मी वालों को जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो रहने के लिए आर्मी वालों को कहीं और जगह देती है, मतलब नॉट घर वाले, जो आर्मी पर्सनल हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रंट पे रहना होता है, ठीक है, देश की सेवा करनी होती है, तो वहाँ पे उनको घर दिया जाता है, उसके आसपास रहने की जगह दी जाती है। तो वो जो उनको घर दिया गया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ जॉब रिलेटेड। अगर वो जॉब ना करते होते तो वो यहाँ थोड़ी रहते, वो तो यहाँ रहते। तो जॉब से रिलेटेड उनको अकोमोडेशन मिली है प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि कभी भी अगर तुम उनको जाना पड़े तो वो वहाँ पे जाएं और हमारे देश के लिए लड़ें। तो दैट इज़ लाइक प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज। सो दिस इज अ JRA, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं है। वेयर इट विल एनेबल बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूटीज, and for that type of employment it is customary for the employer to provide living accommodation like managers of public houses, like for example hotels है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, अब होटल है, होटल में ये मेरा काफ़ी बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, ठीक है। बहुत सारे इसमें, काफ़ी अच्छा होटल है। अब 5 स्टार ड्राइंग तो बिल्कुल ही 3rd ग्रेड है, बट वैसे ही अब सोचो यहाँ पे मेरा एक मैनेजर है, ठीक है। अब मैनेजर का जो घर है वो थोड़ा सा दूर है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है मैनेजर के घर का। तो मैनेजर चाहे तो रोज़ अप डाउन भी कर सकता है, लेकिन कंपनी वालों ने मैनेजर को बोला हुआ है कि कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू यहीं रह ले, हम यहीं पे तेरे को एक छोटा सा रूम देते हैं, हमने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल अपार्टमेंट्स रूम्स बनाए हुए हैं, वो तू ले ले। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की यहाँ पे कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है मैनेजर की। अब सोचो मैनेजर हो गया, या हॉस्पिटल में कोई इनका इन हाउस डॉक्टर हो गया, तो अगर ये डॉक्टर घर पे है या मैनेजर घर पे है और एकदम से इसकी ज़रूरत पड़ गई तो 3 घंटे में कहाँ पहुँच पाएगा। तो ऐसे अगर बेटर परफॉर्मेंस के लिए किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कोई भी घर दिया हुआ है या जगह दी हुई है रहने के लिए, दैट विल नॉट बी टैक्स, ठीक है। वेयर देयर इज अ स्पेशल threat to employee security and he or she resides in accommodation as a part of social security arrangement, example prime minister, कि सिक्योरिटी के लिए, कि उसकी जान पे बात आ चुकी है, अब उसकी जान बचाने के लिए उसको एक अलग घर दिया गया है। वैसे वो यहाँ पे रहता था, इस घर में रहता था, लेकिन उस घर में अगर वो रहता तो कोई उसको मार देता, तो उसके लिए अलग घर कंपनी ने उसको दिया है सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, उस पर भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सोचो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उसको दूसरा कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई तेरे को घर मिला है, हम तो इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो बोलेगा भाई ना दो मुझे इस घर में, तुम जान ले लो मेरी, मार दो मुझे तुम। कहो ये क्या है, मेरे को सिक्योरिटी की वजह से मुझे यहाँ पे रहने को मिल रहा है, और मैं तो चाहता नहीं था यहाँ पे रहना, सिक्योरिटी की वजह से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और तुम उस पर भी टैक्स लगा रहे हो, भाई कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये कहलाते हैं जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, कि जॉब या तो जॉब की ज़रूरत है उस जगह पे रहना, या फिर बेटर परफॉर्मेंस के लिए, या फिर किसी सिक्योरिटी के लिए, तब इन तीनों केसेस में बेनिफिट पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। अदरवाइज जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक एम्प्लॉई दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है और उस जगह पे एम्प्लॉयर उसको एक घर देता है रहने के लिए, तो उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा और उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब क्वेश्चन में अगर तुम्हें लिखा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है, नॉर्मल। सो इन द एग्जामिनेशन यू शुड ऑलवेज अज्यूम दैट अकोमोडेशन इज नॉट जॉब रिलेटेड अनलेस देयर इज एनीथिंग इन द क्वेश्चन टू सजेस्ट अदरवाइज। जैसे आर्मी पर्सोनल लिखा हुआ है या डॉक्टर्स लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये जगह किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए दी हुई है। जब भी हम कोई केस करते हैं, जैसे आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में जब भी रिटर्न्स वगैरह फाइल करता हूँ, मैं केस समझता हूँ, तो हम हर क्वेश्चन को एक केस समझेंगे कि क्या उसको सिक्योरिटी की वजह से घर दिया या वैसे ही दिया। अगर वैसे ही दिया है तो टैक्स होगा, किसी रीजन की वजह से दिया है तो इट विल नॉट बी टैक्स्ड। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सेप्शन फॉर डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं यानी टॉप मोस्ट पोजीशन, उनके लिए एक्सेप्शन क्या है? अ डायरेक्टर कैन ओनली क्लेम वन ऑफ द फर्स्ट टू एग्जम्पशंस। डायरेक्टर सिर्फ एक एग्जम्पशन इन दोनों में से क्लेम कर सकता है। पहला, ही और शी हैज नो मटेरियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब उनका कंपनी में 5% से ज्यादा के शेयर्स उन्होंने नहीं लिए हुए, एंड ही और शी इज फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर और द कंपनी इज नॉन प्रॉफिट मेकिंग। इसमें एग्जम्पशंस क्या हैं गाइस? आई थिंक ये इन्होंने इनकम्प्लीट दिया हुआ है, मैं इसको बाद में पढ़ के बताता हूँ। दिस इज नॉट फुली कंप्लीट। चलो अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो जैक वॉज प्रोवाइडेड विद अ हाउस टू लिव बाय हिज एम्प्लॉयर इन जून 2020. द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर वॉज £2 lakh in June 2017 and has annual value of 3,000. Assuming original rate is this. अब देखो, कॉस्ट है एम्प्लॉयर को 2017 में। हमने पढ़ा था कि अगर 6 साल के बाद दिया हुआ है तो हमें करंट मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 6 साल नहीं हुए तो हम कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब पहली बात, एनुअल वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब रेंटल इनकम ही नहीं थी, ओनर ने खरीदी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स, तो एनुअल वैल्यू इसकी हमें दी हुई है 3,000। तो एक तो 3,000 पे पूरा टैक्स लगेगा। दूसरा, ये जो 2 लाख उसकी वैल्यू है, दैट इज ये एक 75,000 पाउंड्स या एक अपार्टमेंट से ज़्यादा की वैल्यू है, मतलब ये लग्जरी अपार्टमेंट है। तो 2 लाख माइनस 75,000 जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटरेस्ट 2%, तो 2 लाख माइनस 75,000 इंटू 2%, दैट मीन्स 2,500, और तो टोटल 5,500 एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा और ये इनकम में ऐड हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसी को करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट लिविंग अकोमोडेशंस। सो सचिन लिव्स इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर विच कॉस्ट £90,000, which was acquired in June 2016. Okay. Since this time, the following improvements have taken. February 2017 में ये करा था, 2019 में रीडेकोरेशन, जुलाई 2021 में ये हुआ था। अब देखो गाइस, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो यहाँ 90 रीडेकोरेशन, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन जब करेंगे तब देखेंगे। The house has an annual value of 1,700. Annual value हमें दी हुई है 1,700. The market value of the house was as follows. April 2021 में इतनी थी और जून 2021 में इतनी थी. Okay. The accommodation is not job related and Sachin pays a rent of 100 per month to the employer. कि सचिन employer को 100 pounds per month रेंट भी देता है, ठीक है, कि जो employer ने घर दिया हुआ है उसके लिए। तो कैलकुलेट द अमाउंट असेसेबल फॉर टैक्स पर्पस 21-22 इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन सचिन मूव ड्यूरिंग जून 2021। ओके, कि पहला सिनारियो है कि सचिन जून 2021 में मूव हुआ था। दूसरा सिनारियो है सचिन मूव्ड इन जून 2021 बट द प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली एक्वायर्ड फॉर 90,000 बाय द एम्प्लॉयर इन जून 2013। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी जून 2016 में एक्वायर की है, लेकिन केस नंबर 2, दिस इज केस 2 में बोला गया कि प्रॉपर्टी 2013 में एक्वायर की है। तो क्या चेंजेस आएंगे? फॉर ईच ऑफ द सिनारियोज अबव एंड अज्यूमिंग सचिन रिमेन्स इन द प्रॉपर्टी विद नो फर्दर इंप्रूवमेंट देन वन रेफर टू द अबव, what will be the cost of providing accommodation calculating the expensive accommodation charge for the year ended 22-23। हमें 22-23 के लिए इसका टैक्स कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो टैक्स ईयर यहाँ पे गलत लिखा हुआ, इट्स नॉट 22-23, टैक्स ईयर इज 2021 एंड 22, ठीक है, इन्होंने टैक्स ईयर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हमें 2021 एंड 22 का देखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, ये प्रॉपर्टी ओनर ने परचेज की हुई है, दैट मीन्स रेंटल इनकम तो कुछ भी नहीं है। तो केस नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो केस नंबर ए में सबसे पहले आएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी यहाँ पे, एनुअल वैल्यू मैंने कहीं देखी थी, एनुअल वैल्यू 1700, तो एक तो 1700 टैक्सेबल होगी, उसके बाद यहाँ पे ऐड होगा जो एक्सपेंसिव लिविंग अकोमोडेशन है, तो एक्सपेंसिव लिविंग अकोमोडेशन ELA शॉर्ट में मैंने लिखा है, एक्सपेंसिव लिविंग अकोमोडेशन, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन माइनस 75,000 पाउंड्स इंटू 2%, यही करते हैं, कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन माइनस 75,000 पाउंड इंटू 2%, हमने पढ़ा था 21-22 टैक्स ईयर के लिए 2% हमारा है। एक चीज गाइस, ये जो केस है, ये केस गलत, मैंने गलती से ये बोल दिया था, मैंने अभी एकदम से मेरे को याद आया कि इन्होंने बोला हुआ है कि हमें 21-22 का अलग निकालना है, और अगर 22-23 का निकालना हुआ और कोई भी चेंज टैक्स टूक्स में नहीं हुआ तो इस केस में 22-23 में हमारी ये वैल्यू क्या आएगी। तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले 21-22 का कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल वैल्यू है 1700 और ELA मिला के आएगी कॉस्ट। अब कॉस्ट टू एम्प्लॉयर क्या पड़ेगी, अब हमने जो परचेज किया है दैट इज 2016, तो इसके अंदर हमें मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 ईयर से लेट नहीं हुआ ये, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले कॉस्ट थी हमारी 90,000, उसमें हम ऐड करते हैं, याद रखना गाइस, हमेशा हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, हम सिर्फ इंप्रूवमेंट ऐड करते हैं, कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करते। तो कंजर्वेटरी एडेड, मतलब मैंने प्रॉपर्टी में कंजर्वेटरी ऐड किया है, सो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैंने रीडेकोरेशन करी है, रीडेकोरेशन में मैंने प्रॉपर्टी इंप्रूव नहीं करी, वो तो वैसे ही डेकोरेट करा है मैंने, तो डेकोरेशन इज नोवेयर रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टी, वो तो वैसे ही मेंटेनेंस के लिए होता है, और मेंटेनेंस इज लाइक नॉर्मल खर्चा, तो इसका हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे। और ये जो गैराज एक्सटेंशन है ये हमने करा है जुलाई 2021 में, और हमें देखना होता है ऑल द एक्सपेंसेस बिफोर द करंट टैक्स ईयर, दैट मीन्स 4 अप्रैल 21, यहाँ तक जो भी एक्सपेंसेस थे इम्प्रूवमेंट के वो ऐड करने थे। तो ये तो इम्प्रूवमेंट का खर्चा है ही नहीं, ये इम्प्रूवमेंट का खर्चा है, तो 1,05,000, तो 1,05,000 माइनस 75,000, सो ये आता है 600, तो 600 मैं इसमें ऐड कर लूँगा, सो टोटल जो मेरी कॉस्ट आएगी इट विल बी 2300, 2300 इज माई टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये है एनुअल वैल्यू, और ये भी हमारा जो 2% पर एनम, ये पूरे साल का है। एम्प्लॉय ने प्रॉपर्टी कब ली है, वॉज एक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन, अच्छा यहाँ पे था एक सेकेंड गाइज, मैंने देखा था यहाँ पे, ये रहा, सचिन मूव ड्यूरिंग जून 2021, वो जून में आया है, तो अप्रैल और मई में तो आया ही नहीं, और हमने एनुअल वैल्यू ली है और ईयर है, तो ये तो पूरे साल का है। तो ये एक्सपेंस जो हमारा है डीम्ड, ये पूरे साल का है, और वो जून में आया है, तो हम तो 10 मंथ्स का लेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में तो आया ही नहीं है वो, तो जून से लेके अगले साल मार्च तक हमारा कितना होता है टोटल 10 मंथ्स, सो 2300 मैं इसको प्रोपोर्शनेट कर दूंगा मंथ्स के बेसिस पे, सो 2300 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, इट विल बी 1917 सॉरी, सो 1917 आ गई मेरी टोटल टैक्सेबल बेनिफिट। ये आगे मेरे टैक्सेबल बेनिफिट जो नॉर्मल है, या भी बेनिफिट मैं बोलता हूँ, टैक्सेबल नहीं बोलता, जो मेरे बेनिफिट आए हैं वो आए 1917, माइनस एम्प्लॉय जो है वो हर बार 100 पाउंड्स पर मंथ पे भी कर रहा है, वो जून से शिफ्ट हुआ है, तो 10 मंथ्स का उसने रेंट भी पे किया है, तो बेनिफिट अगर उसको इतना मिला है उसमें से लेस अमाउंट पेड 100 इंटू 10, तो 1000 तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया, तो बेनिफिट जो उसको मिला है वो तो 917 मिला है ना, टोटल बेनिफिट उसको 1917 मिला था, लेकिन उसमें से 1000 तो उसने पे कर दिया पूरे 10 मंथ्स का, दैट मीन्स जो उसको फ्री का बेनिफिट मिला है वो 917, और इस पे हम कैलकुलेट करेंगे अपना
टैक्स। ठीक है गाइस, सो ये है हमारा पार्ट नंबर ए, बिल्कुल सिंपल है। अब करते हैं केस नंबर 2। सचिन इसी डेट को मूव हुआ है, बट द प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड ऑन 2013 में प्रॉपर्टी एक्वायर हुई। तो यहां चेंज क्या आएगा? अगर प्रॉपर्टी 2013 में एक्वायर हुई है, दैट मीन्स इस करंट ईयर से 6 साल ज्यादा पहले प्रॉपर्टी ली हुई है, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे इसकी एनुअल वैल्यू जिस डेट को हमने इसको रेंट पे चढ़ाया है। ध्यान से, जिस डेट को हमने इस प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय को दिया है, उस डेट को प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वैसे जब हम देखें, हम जब नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस, वो अपने देखते हैं टैक्स ईयर से पहले के। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो मार्केट वैल्यू जिस डेट को हमने उसको दिया है, उस डेट की मार्केट वैल्यू। सो जून 2021 में मार्केट वैल्यू इज 1,65,000 पाउंड। हमें इस मार्केट वैल्यू का कुछ नहीं करना, तो 1,65,000 पाउंड। अच्छा गाइस, इसमें हम कोई भी एक्सपेंस क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने आज की मार्केट वैल्यू निकाल ली। जो बंदे ने मार्केट वैल्यू आज की निकाली है, उसने सारी कॉस्ट को ऑलरेडी ऐड करके दिखा होगा ना कि आज की डेट में घर कितने का है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, तो हमारा डिफरेंस क्या होगा? 1,65,000 माइनस 75,000 इंटू 2%। अब ये हो जाएगा 600 की जगह 1,800, तो प्लस 1,700 इट इज़ 3,500। और ये भी हम प्रोरेट कर लेंगे क्योंकि वो जून से रेंट पे चढ़ा है, सो इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सो ये आ गया मेरा 2,917। और ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है उसने हर महीने 100 पाउंड तो दिए, दैट मीन्स 1,000 पाउंड उसने वापस कर दिए, तो उसको जो बेनिफिट मिला है फ्री का, दैट मीन्स 1,917। तो यहाँ पे 1,917 टैक्सेबल होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, इसको एक बार दो बार करोगे समझ आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गैराज एक्सटेंशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये करंट ईयर में खर्चा हुआ है, और हमने रीडेकोरेशन इसलिए लिया बिकॉज दिस इज नो वे रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट। ये हमने घर में इम्प्रूवमेंट नहीं करी है, ये तो नॉर्मल रिपेयर्स कराए थे एक तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो में क्वेश्चन था, फॉर ईच ऑफ द सिनारियोज अबव assuming Sachin remains in the property with no further improvement than the one referred above, what will be the cost of providing the accommodation for calculating expensive accommodation charge for the year 22-23? कि 22-23 टैक्स ईयर, दैट मीन्स अगले साल में अगर हम ये चार्ज करते हैं कि एक्सपेंसिव वाली कॉस्ट क्या होगी, तो वो हमें निकालनी है। तो देखो, उसका हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, जो भी हमारी कॉस्ट है माइनस 75,000 इंटू 2%। फॉर्मूला तो जो इस साल है अगले साल भी यही रहेगा ना, ये थोड़ी अगले साल फॉर्मूला स्पेसिफिकली चेंज हुआ तो अलग बात है, बट अभी तो हम मान के चलते हैं जो फॉर्मूला इस साल है वही लगेगा। अब यहां पे हमारी कॉस्ट क्या आएगी, ये चीज ध्यान से देखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम सिनारियो ए लेके चलते हैं, ये वाला कि सचिन जून में मूव हुआ है, दैट्स इट। यहां पे हमने अपनी कॉस्ट क्या निकाली थी? हमने अपनी घर की कॉस्ट निकाली थी 1,05,000। हमने अपनी घर की कॉस्ट निकाली थी 1,05,000 गाइस, है ना। अब इसमें जुलाई 2021, हम नेक्स्ट टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 22-23। तो इससे पहले हमने जुलाई 2021 में गैराज एक्सटेंशन करी है 10,000 की। गैराज एक्सटेंशन लाइक हमने गैराज को बड़ा किया है, विच इज़ अ इम्प्रूवमेंट, तो ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो 1,05,000 प्लस 10,000, तो 1,15,000 माइनस 75,000 इंटू 2%। अरे 1,15,000 माइनस 75,000 इंटू 2%, सो दैट मीन्स 800 वुड बी दी एडिशनल चार्ज जो हमारा आएगा फॉर अच्छा, ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिंपल कॉस्ट निकालनी थी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेंसिव अकोमोडेशन चार्ज। हमें सिर्फ ये कॉस्ट निकालनी है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी फॉर प्रोवाइडिंग द अकोमोडेशन अगर हम एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी में जाते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट आएगी केस नंबर ए में। अब आती है बात केस नंबर बी की गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस नंबर बी में जब हमने केस नंबर बी यहाँ पे करा था, हमने अपनी एनुअल वैल्यू कितनी निकाली थी, कॉस्ट कितनी निकाली थी? 1,65,000। कैसे निकाली थी? क्योंकि ये प्रॉपर्टी परचेज हुई थी 6 साल पहले, तो जिस डेट को हमने उसको रेंट पे दिया था, उस डेट को उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 1,65,000। तो लॉजिकली क्या हुआ, एक तो 1,65,000, अरे यार
सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो 1,65,000 ये तो मार्केट वैल्यू थी, जिस डेट को हमने उसको रेंट पे दिया उस डेट को 1,65,000 तो मार्केट वैल्यू थी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 गैराज पे भी खर्चा। सो दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट टैक्स ईयर की, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट उसकी आ जाएगी 1,65,000 प्लस 10,000 $1,75,000। हाँ, अगर हमें यहाँ की कॉस्ट दी होती तो अलग बात है, मार्केट वैल्यू, बट मार्केट वैल्यू हम देखेंगे जब उसको फर्स्ट लेट आउट किया। सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, जिस दिन उसको फर्स्ट लेट आउट हमने किया है उस डेट की मार्केट वैल्यू देखी जाती है। अगर हमें लेट से यहाँ की मार्केट वैल्यू 180 दी होती कि 180 ऑन लेट से अप्रैल 2022, हमें अप्रैल 2022 को जब हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है मार्केट वैल्यू 180 की बने, तो हम इस मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे। अब तुम बोलोगे कि सर ये प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ से भी देखा जाए तो 6 साल पहले एक्वायर हुई है, तो फिर क्या दिक्कत है, अब ये मार्केट वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? मार्केट वैल्यू पहली कंडीशन हमें तब लेनी है जब प्रॉपर्टी 6 साल पुरानी है, और मार्केट वैल्यू देखी जाती है जिस दिन एम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी दी है उस डेट की मार्केट वैल्यू प्लस उसके बाद जो भी इंप्रूवमेंट्स होती गई हैं। तो जिस दिन हमने एम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम, यहाँ लिखा हुआ है सचिन मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, फर्स्ट टाइम वो जून 2021 में आया था, उस डेट को मार्केट वैल्यू थी 165 और 10,000 एडिशनल हमने कॉस्ट करी थी, तो प्लस 10,000, तो यहाँ जो हमारी कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,75,000। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, 2-3 बार देखना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। दिस इज योर होमवर्क, ये तुम करना और जो भी डाउट हो यू कैन डिस्कस दीज इन दी ग्रुप। अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा, अब आता है गाइस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद लिविंग अकोमोडेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है कि लिविंग अकोमोडेशन के साथ, जैसे मान लो एम्प्लॉय को जो घर दिया था, घर के साथ साथ एम्प्लॉयर ने कुछ फर्नीचर भी दे दिया और साथ में टीवी वगैरह भी दे दिया, अलमीराज वगैरह भी दे दी, बेसिकली सब कुछ फर्नीचर में ही आता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द लिविंग अकोमोडेशन। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी होती है उसकी कॉस्ट का 20% हम टैक्स करते हैं एम्प्लॉय के हाथ में, बिल्कुल सिंपल। In addition to the benefit charges outlined above, assets such as furniture and expenses in connection with living accommodation such as lighting, heating are also taxable on employees where the cost is met by the employer। जैसे लाइटिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर पे करते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो उस केस में क्या होगा, जो भी एसेट्स दिए हुए हैं वो चार्ज होंगे 20% पे, और जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे लाइटिंग का, हीटिंग का, तो ये एक्चुअल एक्सपेंसेस, कि अगर एम्प्लॉई जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे 1 साल का खर्चा 100 पाउंड्स आया, ठीक है, 100 पाउंड्स इज द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एम्प्लॉयर ने सारा का सारा खर्चा पे कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से इसको पे कर रहा है एम्प्लॉय को, तो ये खर्चा एम्प्लॉय के हाथ में पूरा पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर फर्नीचर दिया है और भी चीज़ें दी हैं, तो कॉस्ट ऑफ जो भी उसको एसेट दिया है जैसे फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज़, उसका 20% सीधा सीधा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर हमने जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है तो हमें पता है जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के अंदर अकोमोडेशन पे तो टैक्स लगता ही नहीं है ना, अकोमोडेशन पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन हमारे को द लिमिट अप्लाइज, एक लिमिट लगती है कि मैक्सिमम जो भी खर्चा हुआ है, मैक्सिमम इतना अलाउ होगा, मैक्सिमम इतना टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। वो लिमिट क्या होती है? दिस लिमिट अप्लाइज टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंस, जैसे हीटिंग, लाइटिंग, क्लीनिंग, रिपेयर, मेंटेनिंग, डेकोरेटिंग, फर्नीचर और अदर, बेसिकली ये सारे खर्चे। द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर एक्सपेंसेस इज लिमिटेड टू 10% ऑफ नेट अर्निंग, जो भी नेट अर्निंग एम्प्लॉय की होगी उसका 10%
तो नेट अर्निंग मतलब जो भी उसकी अर्निंग है माइनस जितने भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे, तो जो भी उसकी नेट अर्निंग होगी उसका 10% जो भी फिगर आएगी दैट विल बी टैक्सेबल बेनिफिट, दैट विल बी टैक्सेबल बेनिफिट। हमें इन सबको देखना ही नहीं है ये कितना दिया जा रहा है। लिमिट मतलब कि मैक्सिमम इतना, अगर एक्सपेंसेस इससे कम हुए, अगर ये सारे एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है ये 20% और जो भी खर्चे थे वो इस लिमिट से कम हुए तो फिर ये एक्सपेंसेस माने जाएंगे। लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस इस वैल्यू से, जो भी उसको सैलरी मिल रही है उस सैलरी की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, सैलरी का 10% उससे बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम इतना अमाउंट ही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो दिस ऑल एक्सपेंडिचर इज टैक्सेबल मैक्सिमम अप टू दिस वैल्यू। तो ये याद रखना, मैक्सिमम अप टू दिस वैल्यू। तो हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, जब भी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन होती है हमें पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो इससे ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है बट काफ़ी चीज़ हमने कवर भी कर ली है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, Fanta is a hotel manager and is provided with accommodation. Her salary is 25,000. She has other employment benefit and makes payment into employer's registered occupational pension scheme. इतना मतलब ये उसका डिडक्शन है कि इतना वो पेंशन स्कीम में पैसे देती है। The accommodation has an annual value of 1,500 and the cost her employer 90,000 4 years ago, 4 साल पहले, when she first occupied the accommodation, मतलब 4 साल पहले इस लड़की ने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था और तब उसकी कॉस्ट थी 90,000। हमें कब देखनी होती है, जिस डेट को एक्वायर किया उस डेट की कॉस्ट 90,000। The accommodation contains furniture which cost employer 10,000 4 years ago. The employer pay all of her household bills of 1,000 per annum. Calculate the taxable benefit for the year ended this, assuming accommodation is not job related. Job related accommodation नहीं है ये। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एनुअल वैल्यू मुझे दी हुई है 1,500 प्लस ये वैल्यू मेरी 75,000 से ज़्यादा है, राइट है, तो 75,000 से ज़्यादा है तो 90,000 माइनस 75,000 इंटू 2%। अब ये पूरा साल लेट आउट करी हुई है, क्यों, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि 4 साल पहले मैंने एम्प्लॉय को दिया था ये, तो मतलब इस पूरा साल वो रह रही होगी। तो 90,000 माइनस 75,000 इंटू 2%, सो दिस इज 300। ठीक है, तो 1,800 तो ये वाली वैल्यू होगी मेरी एकोमोडेशन की। उसके अलावा एकोमोडेशन कंटेन्स फर्नीचर एट द कॉस्ट ऑफ 10,000। तो जो फर्नीचर था 10,000, मैंने बताया था जो भी एसेट थे उसका सिंपल हम 20% चार्ज करते हैं टैक्सेबल, तो 2,000 बेनिफिट होगा। और टोटल उसका जो टेलीफोन और वो सारे खर्चे थे वो थे 1,000, तो प्लस एक्सपेंसेस 1,000, तो टोटल जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल बेनिफिट्स होंगे इट विल बी 1,800 plus 2,000 plus 1,000, so 4,800 will be the taxable benefits in the hands of employee. ठीक है, 4,800 will be the taxable benefits in the hand of the employee. Simple. अब बात आती है केस नंबर 2, केस नंबर बी। सो केस नंबर बी में क्या लिखा है, कैलकुलेट द टैक्सेबल बेनिफिट अज्यूमिंग द एकोमोडेशन इज जॉब रिलेटेड। अब ये जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन है, तो गाइस अगर ये जॉब रिलेटेड एकोमोडेशन है दैट मीन्स एकोमोडेशन के चार्जेस तो कुछ भी नहीं लगेंगे क्योंकि जॉब रिलेटेड है। फर्नीचर और एक्सपेंसेस का टोटल जो हमारा अमाउंट आ रहा था, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा फर्नीचर प्लस एक्सपेंसेस, इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 3,000। अब मैक्सिमम अप टू हमारी एक वैल्यू थी, तो मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी इज 25,000 प्लस उसको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है तो 25,000 प्लस 500 माइनस जो भी उसकी डिडक्शंस थी 2,000 पर एनम, सो 23,500 सो 23,500 का 10% दैट मीन्स मैक्सिमम 2,350 पे टैक्स लगेगा। वैल्यू आ रही 3,000, मैक्सिमम जो हम टैक्स लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 2,350 पे, तो 2,350 विल बी टैक्सेबल, इसका कुछ नहीं करेंगे
या सिर्फ हमने देखना था कि एक्चुअल खर्चा कितना है और कितना मैक्सिमम लिमिट है, तो मैक्सिमम अप टू इतना हम क्लेम कर सकते हैं। तो वैसे खर्चा ज़्यादा था, तो दैट मीन्स हमारा जो टैक्सेबल बेनिफिट आएगा वो आएगा 2350। सो टैक्सेबल बेनिफिट विल बी 2350 इन दिस केस। तो सिंपल बात है, अगर हमारा एकोमोडेशन जो जॉब रिलेटेड नहीं है तो एकोमोडेशन का सारा खर्चा जो हमने पढ़ा था 75,000 से ऊपर है तो लग्जरी वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरे वाला है, अगर जॉब रिलेटेड नहीं है, जॉब रिलेटेड है, तो एकोमोडेशन का तो कोई खर्चा नहीं आता। जितने बाकी के अदर खर्चे फर्नीचर एक्सपेंसेस वगैरह हैं उसकी लिमिट है जितना उसका सैलरी और सैलरी प्लस कोई भी बेनिफिट मिल रहा है माइनस डिडक्शंस का 10% विच इज़ 2350। तो 2350 यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अगर ये फर्नीचर और एक्सपेंसेस लेट से ये 1890 होते तो ये एक्सपेंसेस है 1890, मैक्सिमम लिमिट है 2350, तो टैक्सेबल बेनिफिट हमारा 1890 होता कि जितने एक्सपेंसेस हैं मैक्सिमम अप टू इतने टैक्सेबल होंगे, ठीक है। बस यही पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, एक दो बार क्वेश्चन देखना एंड दैट्स इट, और ये टॉपिक हमारा खत्म। अभी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इट माइट टेक थोड़ा ज़्यादा टाइम, इसको एक दो वीडियोस और लग जाएंगी, बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू डू इट एज द अर्लीस्ट, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज़ 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 शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों नॉर्मली सब्सक्राइबर्स जो सुनने में आया था, जो सब कुछ था कि सब्सक्राइबर्स जब बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं तो सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, बट मेरा सब्सक्राइबर बेस बिल्कुल ही कम होता जा रहा है, सब्सक्राइबर्स ऐड ही नहीं हो रहे ज़्यादा। मे बी यू ऑल आर नॉट शेयरिंग माई चैनल, तो जस्ट अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड नोन्स। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।